हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर। एंड यहाँ पे है अगेन पेपर 2। लास्ट टाइम हमने पेपर 1 डिस्कस किया था एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आपको पेपर 2 भी मिलेगा। तो इस ईयर हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर आपको हर एक पेपर डिस्कस करते हुए मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे भी आपका फुल केमिस्ट्री का सिलेबस कवर्ड होने वाला है। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड 20 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। एंड आप इनको स्कैन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके आप हमें गूगल रिव्यूज भी दे सकते हैं। एंड अगर जो अभी तक आप ग्रुप में अटैच नहीं है हमारे साथ, तो इसको स्कैन करके आप हमारे साथ ग्रुप में अटैच हो सकते हैं, जहां पे आपको आगे आने वाले न्यू सेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड डिस्कस करते हैं फिर भाई, ठीक है। दिस इज पेपर 2 नाउ। हाँ, और जितने भी क्वेश्चंस ना आपको आते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा, Which of the following cannot be represented by resonance structure, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। Which cannot shows resonating structure? डाइमिथाइल ईथर, नाइट्रेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन एंड टोलुइन। कौन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कर सकता? अगर हम टोलुइन के बारे में बात करें बेटा, अगर हम यहाँ पे टोलुइन के बारे में बात करें, तो ये बखूबी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज इट हैज बेंजीन, है ना। इसके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग रेजोनेंस के लिए ही फेमस है, राइट। अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बात करते हैं, तो इसके भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। नाइट्रेट एनायन के बारे में बात करें अगर हम, तो नाइट्रेट एनायन क्या होता है? NO3 नेगेटिव, ठीक है। आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन डाइमिथाइल ईथर के बारे में अगर हम बात करें, सो दैट इज CH3OCH3, नो रेजोनेंस। यहां पे आपको एज सच कोई रेजोनेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई रेजोनेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जीज ऑफ इथेन कन्फर्मेशन, ठीक है। तो इथेन कन्फर्मेशन की एनर्जीज की बेसिस पे हमको इसको क्या करना है बेटा? अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? इक्लिप्स है, देन स्क्यू है एंड देन स्टैगर्ड। फिर सेकेंड है इक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्क्यू एंड स्क्यू, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट लग रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? देखो, अगर हम मोस्ट स्टेबल एंड मिनिमम रिपल्शन के बारे में बात करते हैं, सो दैट इज स्कैटर, ये स्टैगर्ड, ठीक है। उसके बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा दोनों हट गया, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा। अब हम बात करते हैं अच्छा, रिलेटिव एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्डर के बेसिस पे बता रहे हैं। हमको किसके बेसिस पे बताना था बेटा? एनर्जीज के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। अब हम स्क्यू एंड इक्लिप्स के बारे में बात करें, तो इनमें से कम एनर्जी होती है स्क्यू की एंड सबसे ज्यादा एनर्जी होती है यहाँ पे इक्लिप्स की। तो सीधा सीधा ऑप्शन 1 पे हम चले जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा हम ऑप्शन 1 पे चले जाते हैं। तो इक्लिप्स में क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। So question 3 is पैराफिन वैक्स। यस, किसको हम पैराफिन वैक्स कहते हैं बेटा? ये ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। किसको पैराफिन वैक्स कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल या फिर ईस्टर, किसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं? एनी आइडिया किसको पैराफिन वैक्स बोलेंगे? यस, किसको बोलते हैं? जो
क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड बनता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन वैक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एल्केन वाली सीरीज, एल्केन बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पे पैराफिन्स बोलते हैं। और एक और इसी से मिलता जुलता नाम है, दैट इज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स हम किसको बोलते हैं बच्चे, ओलिफिन्स हम बोलते हैं जहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पे डबल बॉन्ड हमको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन NaClO3। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है यहाँ पे हमको, है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो NaClO3, सोडियम का हो जाएगा यहाँ पे +1, जिसका भी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो 1 + x + 3, ऑक्सीजन का है -2। ठीक है, 3, ऑक्सीजन का है यहाँ पे -2। अब ओवरऑल इक्वेशन में कोई चार्ज नहीं है तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। एंड x -6 + 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो in which of the following compound Mn exhibit highest oxidation state? Yes, मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमको यहाँ पे किस में देखने के लिए मिलेगा। तो देखो KMnO4 की अगर हम बात करें तो 8 + 1 -1 7, इस पे हमको 7 देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे हमको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिल जाएगा। MnO के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालते हैं, अभी NaClO3 वाले में आपको बताया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है बेटा, दैट इज KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज which salt when dissolved in water will produce a basic solution। ठीक है, कौन सा सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो हमको बेसिक सोल्यूशन बना के देगा, NaCl, KNO3, Na2CO3 या फिर NH4OCl। कैसे पता चलेगा बेसिक, देखो बेसिक बनाने के लिए ना जो भी हमारे पास सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए उसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होना चाहिए एंड वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जो उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होगा तो ही वो हमको बेसिक सॉल्ट बना के देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NaCl की बात करें बेटा ये तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है। KNO3 के बारे में बात करें तो इसके पास भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है। इसकी बात करें तो इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस प्रेजेंट होता है। और Na2CO3 के बारे में बात करें तो इसके पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि बेसिक सॉल्ट कौन बना के देगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Na2CO3। क्या हो जाएगा, Na2CO3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 यहाँ पे हमारा क्या है भाई, ओके तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, वो भी पीएच पे बेस्ड। चलिए, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, the concentration of a hydrogen ion in a sample of soft drink is this, what is its pH? yes, pH क्या होगा बेटा, log एंटी log किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, एक ही लेक्चर में हमने दोनों चीज़ें कवर की हैं। बहुत लेंदी लेक्चर नहीं है, हार्डली मुश्किल से 20-25 मिनट का लेक्चर है, आप जाके वो लेक्चर देखिए, आपको बिना लॉग टेबल के लॉग और एंटी लॉग निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी, तो बात करते हैं यहाँ पे हम
pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन है यहाँ पे हमारा 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, इसको हम लिखेंगे log A प्लस B, तो ये हो जाएगा हमारा log 3.8 प्लस log 10 रेज टू द पावर -3। log 10 रेज टू द पावर -3 बन जाता है log A की पावर B, और ये हमारा ओवरऑल -3 इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस, अच्छा log 3.8 की क्या वैल्यू होती बेटा, यस log 3.8 की यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, तो log 3 की वैल्यू होती है 0.47 और log 4 की वैल्यू होती है 0.60, तो कहीं ना कहीं 0.58 के आसपास इसकी वैल्यू हमको देखने के लिए मिल जाएगी। 0.58 माइनस यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, अब माइनस का साइन हटा दो, सो 3 माइनस 0.58 हो जाएगा। चलो बताओ भाई इसका pH कितना आएगा बेटा, इसका pH कितना आ जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, समथिंग 2.42 इसका pH हो जाएगा, दैट मीन्स सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। 2.42, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज 120 बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किसका होता है बेटा, NCl, PH3, CIF3 एंड BCl3 किसका हो जाएगा। अगर हम NCl3 के बारे में बात करें तो इसमें 107 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, NCl3 में 107 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। PH3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 93 डिग्री एंगल आपको दिख जाएगा। CIF3 के बारे में बात करते हैं तो कितना होगा, ये वैसे तो टी शेप बनाता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कौन सा शेप बना देगा, टी शेप बना देगा, है ना। और BCl3 जो है वो 120 डिग्री एंगल बना के देगा। BCl3 यहाँ पे हमको 120 डिग्री एंगल बना के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, so question number 9 is, according to VSE PR theory, which of the following molecule has a seesaw shape? Yes, according to VSE PR theory किसका seesaw shape होता है, तो seesaw shape होने में क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, AX4E होता है। अब चेक कर लो AX4E कहाँ है, AX4E कहाँ है, 4 बॉन्ड लेंथ होने चाहिए, एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। CH4 के बारे में बात करें बेटा तो ये हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो जाएगा। SF4 के बारे में बात कर ले, ये हमारा सीसॉ होगा फिर, ठीक है, ये झूला होता है ना सीसॉ वाला झूला, तो ये वैसा बनेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ये हमारे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, एंड दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 सीसॉ स्ट्रक्चर हमको किसका दिख रहा है, SF4 का दिख रहा है, ठीक है। सीसॉ स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे हमको किसका दिख रहा है, दैट इज SF4, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th एंड दिस इज क्वेश्चन 10th। So question 10th है, the symbol of an element with atomic number 120 as per IUPAC will be, ठीक है 120 है, 120 का इस तरीके से IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है अन, ठीक है, 1 मतलब क्या होता है अन, 2 मतलब होता है बाय, और 0 मतलब होता है निल, अन बाय निल, और फिर उसमें हम EM लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं, EM लगा देते, तो UBN लग रहा है, UBN सबका फर्स्ट देखो, UBN यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या बोलते हो, यस ऑप्शन सी यहाँ पे हम करेक्ट कर दें फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th एंड यस, चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 11th इज,
यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 144 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 114 कौन सी फैमिली ग्रुप से बिलोंग करेगी? 114 कौन सी फैमिली ग्रुप से बिलोंग करेगी? कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या फिर हेलोजन फैमिली? यस, कौन सी फैमिली से बेटा बिलोंग करनी चाहिए 114? इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो जरा, कितना है? 14 है और 10 है, 114 है। ठीक है, 14, 10, 54 और 7s2 है और 7p2 है। ठीक है, फिर है 5f4 नो एंड ठीक है, क्लियर है? नहीं नहीं, 55 नहीं होगा। कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा ये। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करेगा बेटा? ग्रुप 14 से ये बिलोंग करेगा। ठीक है, ग्रुप 14 से ये बिलोंग करेगा एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दिस, बिलोंग्स टू ग्रुप 14, बिलोंग्स टू ग्रुप 14। ठीक है, किससे बिलोंग करेगा ये? ग्रुप 14 से बिलोंग करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th। चलिए, सो क्वेश्चन 12th है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ 4d ऑर्बिटल इज। तो 4d ऑर्बिटल का एंगुलर नोड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, 4d ऑर्बिटल का एंगुलर नोड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एंगुलर नोड क्या होता है? L इज एंगुलर नोड, फॉर 4d है ना, तो D है, D SPD। देखो, S के लिए वैल्यू होती है 0, P के लिए वैल्यू होती है 1, D के लिए वैल्यू होती है 2 और F के लिए वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पे D के लिए वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, वैल्यू 2 है। तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th एंड चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13th पे आ जाओ। 13th क्या कह रहा है क्वेश्चन 13? हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? सो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन। चलिए भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज को डिफाइन करता है? एनी आइडिया? एजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज को डिफाइन करता है, ये हमको बताना है। E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सो बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा हमको? हाँ, किसके बारे में बात करते हैं? मोमेंटम एंड ऑर्बिटल के शेप के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है? मोमेंटम एंड बेसिकली एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे शेप्स के बारे में बात करते हैं, किसके? ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बात करते हैं। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन, नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, किसको डिफाइन करता है? ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 13th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 14th इज क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट। तो n इज इक्वल टू 2, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l इज इक्वल टू 1 है हमारा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये तो हमारा ठीक है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल। जल्दी बता दो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो n ये सारे टर्म्स होते हैं, इसको हम n बोलते हैं। अगर हम l के बारे में बात करें तो l हर एक ऑर्बिटल, हर एक ऐसा हो सकता है कि हमारे पास, ठीक है, जो सबशेल होता है SPDF, उनके लिए अलग अलग होता है। S के लिए वैल्यू होती है 0, P के लिए वैल्यू होती है 1, D के लिए वैल्यू होती है 2 और F के लिए वैल्यू होती है 3। तो अगर L 1 है दैट मीन्स L हमारा P है, तो 2P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा 2P हो जाएगा। कहाँ है 2P ऑर्बिटल? यस, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 14th। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th एंड क्वेश्चन नंबर 15th है यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, किसके पास यहाँ पे सेम कॉन्सेंट्रेशन है? 20 ग्राम ऑफ NaOH in 200 ml of solution, 0.5 mole of KCl in 200 ml of solution, 40 gram of NaOH in 100 ml of solution, 20 gram of KOH in 200 ml of a solution, ठीक है, ml of a solution. So have the same concentration. तो बेटा यहाँ पे same concentration किसका हो जाएगा? जल्दी बता दो, यहाँ पे same concentration किसका हो जाएगा, ये आपको इधर बताना है, ठीक है. 20 ग्राम NaOH in 200 ml of a solution. कैसे concentration कैलकुलेट करते, एनी आइडिया? कैसे concentration कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मोलर मास आपको पता होना चाहिए, तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. गिवन मास यहाँ पे 20 है, NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है? 40 होता है. तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 मोल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0.5 मोल इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन. अच्छा दिख गया, कुछ दिख गया? इसका मतलब है 0.5 मोल इन 200 ml सोल्यूशन, और ये भी है 0.5 मोल इन 200 ml सोल्यूशन. क्या बोलते हो? यस, क्या बोलते हैं आप लोग? क्या ए और बी हो जाएगा? हाँ, क्या यहाँ पे ए एंड बी हो जाएगा? फटाफट से सोच के बताओ. सेम कॉन्सेंट्रेशन किसका है? ए एंड बी का है. तो यहाँ पे और भी ऑप्शन होने चाहिए थे, इसमें दोनों टिक कर दो. ए और बी का यहाँ पे हमें सेम कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, the IUPAC name of CH3CHO. yes, IUPAC name of CH3CHO क्या हो जाएगा? एसिटाइल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, फॉर्माइल क्लोराइड एंड इथेनॉल. तो क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ आता है, एल्डिहाइड है तो अल आ जाएगा, दैट इज इथेनॉल. यही होगा, दैट इज इथेनॉल. सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. यस, क्वेश्चन नंबर 17. So question number 17 is which of the following conformations of N-butane is most stable. ठीक है, किसमें N-butane सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 पे. देखो, अभी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है ना, या फिर स्क्यू है, इसके बारे में हमने बात की थी. और वहां पे हमने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल है तो दैट इज स्टैगर्ड. ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल है तो क्या हो जाएगा? दैट इज स्टैगर्ड. तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन 18 is the bond angle between HCC bond in ethane is. ठीक है, कार्बन कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इथेन में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? यस, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? इथेन कार्बन कार्बन नहीं, हाइड्रोजन एक बैक साइड होता है और एक हमारा फ्रंट होता है, एक डैश होता है, एक वेज होता है. ठीक है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा? 109.5 डिग्री का एंगल होता है. कितने डिग्री का एंगल होता है? 109.5 डिग्री का एंगल होता है. क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए 19th क्वेश्चन पे आते हैं एंड okay, so question 19th है alkanes undergoes halogenation, it is an example of. alkanes जो है वो halogenation शो करते हैं, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? so
एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हो? सो यहाँ पे हेलोजिनेशन कराते हैं, देखो H H H H Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले Cl2 में यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाएगा Cl प्लस Cl। अब यही Cl जाके अटैक करेगा CH4 पे, ठीक है, यही Cl जाके अटैक करेगा यहाँ पे CH4 पे, ये Cl आके अटैक करेगा, तो सबसे पहले ये हमारा बन जाएगा, देखो एक HCl बन गया, एक हमारा CH3 फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है बेटा? दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 20th, ठीक है। Question 20th is find the compound with the highest boiling point among the following. So boiling point हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जिसके पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास सबसे कम ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस देखो एन ब्यूटेन 4 कार्बन है, एन एक्टेन 8 कार्बन की लंबी चेन है, ठीक है, ये आइसोऑक्टेन हो गया, मतलब इसमें ब्रांचेस आ गए और इसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो ब्यूटेन है, सो दैट मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होता है एन ऑक्टेन का अमंग ऑल दीज 4 ऑप्शंस। तो यहां पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, खत्म। 20 के 20 क्वेश्चंस बेटा यहां पे होते हैं ओवर। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप खुद से कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं, यानी कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आप मुझे बता देंगे, ठीक है। और हाँ, नाम के साथ, ठीक है, 20 में से कितने मार्क्स आएंगे ये आपको नेम के साथ बताना है। और आप चाहोगे कि आपका कमेंट हम रिवील करें, ठीक है, शॉर्ट्स बना के, तो हम वो भी करेंगे, बट उसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट लिखना पड़ेगा एंड अपने रियल मार्क्स लिखने पड़ेंगे कि यस इस टेस्ट में आपके इतने नंबर आए हैं। ओके, चलो अब हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।